इजराइल पर अगले 48 घंटे में कई मिसाइल अटैक हो सकते हैं। यमन के हूथी विद्रोहियों ने इसका टेस्ट रविवार की सुबह किया और अब अगला एक हफ्ता इजराइल के लिए बहुत खतरनाक होने जा रहा है। हूथी विद्रोहियों को पता चल चुका है कि उसकी मिसाइल का ट्रैक करने में इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका है। मिसाइल लॉन्च होती है और बढ़ जाती है इजराइल की तरफ, और फिर इजराइल से आए वीडियो देखिए। इन तस्वीरों में इजराइल का खौफ है, इजराइल डरा हुआ है। ये सायरन की आवाज नहीं, लग रहा है कि इजराइल में जैसे कोई चिल्ला रहा हो, बचाओ बचाओ। क्योंकि इजराइल पर हुआ है एक ऐसा हमला जिसने इजराइल की तमाम सुरक्षा की गारंटी को फेल साबित कर दिया है। इजराइल की फौलादी दीवार में क्रैक आ चुके हैं। इजराइल की मिसाइल रोकने वाली ताकत पूरी तरह ढह चुकी है और इस वक्त सबसे ज्यादा टेंशन में अगर कोई है तो वो है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू। क्योंकि यमन से हुए हमले पर इजराइल का मिसाइल डिफेंस 100% फेल हो गया। इजराइल को बचाने वाला अमेरिका इस हमले को नहीं रोक पाया। इससे पहले इजराइल की तरफ जाने वाले ड्रोन और मिसाइलों को गिराने वाले 3 अरब देश सऊदी अरब, जॉर्डन और मिस्र भी पूरी तरह फेल हो गए। इजराइल पर यमन की तरफ से हुए मिसाइल हमले के बाद की तस्वीरें देखिए। रविवार तड़के 6:30 बजे इजराइल में सायरन बजने लगे और फिर सड़कों और हाईवे पर ये हाल देखा गया। लोग बचने के लिए ऐसे छुप रहे थे। तेल अवीव से लेकर मोदीन शहर, ये 40 किलोमीटर का दायरा ऐसा था जहां इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इम्पैक्ट पॉइंट का अंदाजा लगाया। इम्पैक्ट पॉइंट यानी वो जगह जहां मिसाइल गिरने की संभावना थी। और फिर मिसाइल गिरी कफार डैनियल में। ये जगह इजराइल के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर दूर है। नफ़ज़त अल-क़ुव्वत अस-सारुखिया फ़िल क़ुव्वत अल-मुसल्लहत अल-यमनिया बिअौन अल्लाह तआला अमलियतन अस्करियतन नौइया استهدفت من خلالها هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة وقد نفذت العملية। यमन के हूती विद्रोहियों का दावा है कि मिसाइल ने 2040 किलोमीटर का सफर 11 मिनट 30 सेकंड में पूरा किया। ये एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल थी, यानी इसकी रफ्तार थी 1 सेकंड में 3 किलोमीटर। यमन से लॉन्च होने के बाद ये ऐसी ट्रेजेक्ट्री में इसराइल की तरफ बढ़ी तो लाल सागर के ऊपर से जाकर अपने टारगेट तक पहुंची। यमन से लॉन्च होने के बाद ये ऐसी ट्रेजेक्ट्री में इसराइल की तरफ बढ़ी तो लाल सागर के ऊपर से जाकर अपने टारगेट तक पहुंची। इस दौरान लाल सागर में अमेरिकी जंगी जहाज के एंटी मिसाइल सिस्टम इसे नहीं रोक पाए। सऊदी अरब और मिस्र भी देखते रह गए और आखिर में जॉर्डन के अलावा इजराइल भी इस मिसाइल को रोकने में नाकाम साबित हुआ। אנחנו במערכה רב-זירתית מול ציר הרשע של איראן שחותר להשמדתנו. הבוקר החות'ים שיגרו טיל קרקע מתימן לשטחנו. הם כבר היו צריכים לדעת שאנחנו גובים מחיר כבד על כל ניסיון לפגוע בנו. מי שזקוק לתזכורת בעניין זה מוזמן לבקר בנמל חודדה. כל מי שתוקף אותנו לא יחמוק מנחת זרוענו. इजराइल अब मिसाइल के टुकड़े तलाश रहा है, लेकिन जो होना था वो हो चुका है। वही मिसाइल जिसे वो ट्रैक तो कर पाया लेकिन मार नहीं पाया। ये इजराइल के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। यमन की मिसाइल के कुछ टुकड़े रेलवे स्टेशन के एस्केलेटर पर भी मिले थे। तब यहाँ कोई नहीं था, इसलिए घायल कोई नहीं हुआ, लेकिन होता तो क्या होता। इसीलिए कहा जा रहा है कि इजराइल को अब अपने एयर डिफेंस की मरम्मत करने की जरूरत है, क्योंकि वो यमन के हमले में पूरी तरह एक्सपोज हो गया है। रिपोर्ट है कि इजराइल ने यमन की बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए 20 एयर डिफेंस मिसाइल दागी। आसमान में धुएं की ये सफेद लकीरें इजराइल की नाकामी साबित कर रही हैं। इजराइल के सिक्योरिटी एक्सपर्ट योसी मेलमिन ने कहा है कि यमन की मिसाइल ने इजराइल के पूरे एयर डिफेंस को भेद डाला। इस हमले में इजराइल का एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। इस हमले में इजराइल का डेविड स्लिंग सिस्टम फेल हो गया। इस हमले में इजराइल का वर्ल्ड फेमस आयरन डोम भी फेल साबित हुआ है।
इजराइल ने जिस दीवार को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया, जो दीवार उसने अपने आसमान के चारों तरफ तैयार की थी, उसे यमन की एक मिसाइल ने चकनाचूर कर दिया है। यमन का दावा है कि उसने ऐसी जगह को टारगेट बनाया जिसकी वजह से करीब 25 लाख इजरायली लोगों को शेल्टर में फौरन भागने की जरूरत पड़ी। إن هذه العملية تأتي في إطار المرحلة الخامسة وجاءت تتويجا لجهود أبطال القوة الصاروخية الذين بذلوا جهودا جبارة في تطوير التقنية الصاروخية حتى تستجيب لمتطلبات المعركة وتحدياتها مع العدو الصهيوني وتنجح في الوصول إلى أهدافها। ऐसे कई मिसाइल हैं जिन्हें यमन के हूती विद्रोही अपनी परेड में दिखाते रहे हैं। इन सभी पर ईरान की छाप लगी हुई है। इस बात से तो ईरान भी इनकार नहीं करता, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो या फिर ड्रोन। हूती विद्रोहियों के पास बहुत से ऐसे हथियार हैं जो उसे ईरान के जरिए ही मिले हैं। यमन के हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन इजराइल का दूसरा बड़ा खौफ है। इजराइल का डर इस हमले से और ज्यादा बढ़ गया है। इन हथियारों के साथ यमन के हूती विद्रोहियों की सबसे बड़ी डिमांड है कि वे इजराइल गाजा पर बमबारी बंद करें। जब तक ऐसा नहीं होगा, वो इजराइल पर हमले करते रहेगा। पश्चिम एशिया की रिपोर्ट्स बताती हैं कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से यमन के हूती अब तक इजराइल के 80 जहाजों को टारगेट कर चुके हैं। पिछले 3 दिनों में पुतिन की 3 ऐसी मीटिंग हुई है जिनके बारे में जानकर अमेरिका और उसका नाटो ग्रुप बहुत कुछ दहशत में है और पुतिन ने सीधे सीधे परमाणु खतरे की तरफ आगाह कर दिया है। यूक्रेन के बहाने पुतिन क्या करने जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें पता चली हैं जो आपको भी हैरान कर देगी। ये रिपोर्ट देखिए। ज़ेलेंस्की की मिसाइल का जवाब, एटम बम। पुतिन के वॉर ट्रैप में फंसा सुपर पावर। वॉशिंगटन को दहलाएगा पुतिन का मिसाइल मैन। यूरोप में अमेरिका से छल, नेटो की जमीन खिसकी। रूस ने आर पार की जंग शुरू कर दी है। यूक्रेन के कई शहर आतिशी अग्निबाण की मार झेल रहे हैं। ओडेसा में पुतिन की क्लस्टर वॉरहेड के सीरियल धमाके शुरू हो चुके हैं। क्लस्टर वॉरहेड से लैस मिसाइलों की मार के साथ यूक्रेन के ओडेसा में शाहिद और कामिकेज से बारूदी रॉकेट की बौछार हो रही है। रूस ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया को KH-59 गाइडेड मिसाइल से दहलाया है। ज़ापोरिज़िया और ओडेसा में बरस रहा बारूद रूस के क्राइमिया से शुरू हुए हमले के आगे कुछ भी नहीं। क्राइमिया से पुतिन आर्मी इस्कंदर मिसाइलों को अंधाधुंध दाग रही है। रूस के आक्रमण में आई तेजी की वजह भी भयानक है। यूक्रेन डिफेंस फोर्सेस ने रूसी हमले की जो डिटेल दी है, उसके मुताबिक यूक्रेन के रक्षा बलों, जिसमें विमान रोधी मिसाइल इकाइयां, मोबाइल फायर ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध शामिल है, रूसी KH-59 मिसाइल और 10 हमलावर ड्रोन को मार गिराने में कामयाबी हासिल की है। ये हमले निप्रोपेट्रोव्स्क, सुमी, पोल्तावा और माइकोलाइव इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम से नाकाम किए गए हैं। 14 सितंबर की शाम से रूस के हमले में तूफानी तेजी आई है। इन हमलों में यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल कर आम नागरिकों की जान ली है। ओडेसा में रूसी अटैक में एक नवविवाहित जोड़े की मौत की जानकारी भी यूक्रेन ने दी है। रूस के मिसाइल हमले में ओडेसा की बहुमंजिला इमारतों में बने दफ्तर तबाह हुए हैं। ओडेसा मिलिट्री चीफ ओले कीपर ने दावा किया है कि रूस ने ओडेसा के बाहरी इलाकों में ऐसी मिसाइलें दागी हैं
जिनमें क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल हुआ है। क्लस्टर वॉरहेड ऐसा हथियार है जिसके एक वार से कई धमाके किए जाते हैं। असल में क्लस्टर बम लॉन्च होने के बाद धमाके से पहले कई छोटे बमों में बदलकर तबाही मचाता है। रूस युद्ध में पश्चिमी देशों के हथियारों के इस्तेमाल से भड़का हुआ है। यूक्रेन की मदद कर रहे अमेरिका और पश्चिमी देशों को क्लियर मैसेज देने के लिए पुतिन ने हमले की धार तेज कर दी है। हालांकि इसके बावजूद भी यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी है। स्वीडन ने यूक्रेन को CB-90 बैटलशिप की नई खेप भेजी है। कॉम्बैट बोट 90 हाई स्पीड एम्फीबियस लैंडिंग क्राफ्ट है। यह 18 पैराट्रूपर्स को पूरे गियर में ले जाने की क्षमता रखता है और 4.5 टन तक का पेलोड ले जा सकता है। CB-90 3 बड़े कैलिबर ब्राउनिंग M2 HB मशीन गन से लैस है। इसके अलावा 40 मिलीमीटर MK-19 ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर भी इसमें लगाया जा सकता है। रिमोट कंट्रोल्ड बैटलशिप 360 डिग्री में हमला करने की ताकत रखती है। इस बैटलशिप का इस्तेमाल टोही, जल क्षेत्रों में खनन और दुश्मन की निगरानी के लिए भी किया जाता है। काला सागर में ये बैटलशिप रूसी नेवी हमले का मुकाबला करेगी। यूक्रेन को मिल रहे घातक हथियारों ने रूस की टेंशन बढ़ा रखी है, जिसे रोकने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन ने बहुत भयानक वार्निंग भी दी है। खुफिया सूत्रों ने दावा किया है कि वॉर जोन में ज़ेलेंस्की सेना लॉन्ग रेंज मिसाइल के हमले बंद नहीं करती है तो बहुत जल्द परमाणु धमाका भी मुमकिन है। इसी टेंशन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन में मैराथन मीटिंग का दौर भी चला है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वॉशिंगटन में रूस यूक्रेन युद्ध पर लंबी बैठक की है, जिसमें दोनों लीडर ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल के हमले पर ब्रेक लगाने के लिए मनाने का प्लान बनाया है। बाइडेन स्टारमर मीटिंग में यूक्रेन को लंबी दूरी की अमेरिकी ATACMS और ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के इस्तेमाल की मंजूरी देने पर गहन चर्चा हुई है। मीटिंग के बीच प्रेसिडेंट बाइडेन ने युद्ध में रूस की हार की भविष्यवाणी भी कर दी, क्योंकि यूक्रेन लंबे समय से अमेरिका और ब्रिटेन से लंबी दूरी तक हमला करने वाले हथियारों का इस्तेमाल करने की इजाजत मांग रहा है। यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें इस्तेमाल की इजाजत भी दी गई है, लेकिन सिर्फ दुश्मनों के खिलाफ अपनी ही सीमा के भीतर। बाइडेन मानते हैं कि लॉन्ग रेंज मिसाइल वॉर में गेम चेंजर साबित हो सकती है। You say to Vladimir Putin's threat of war, Mr. President? I don't think much about Vladimir Putin. The United States is committed to standing with you to help Ukraine as it defends against Russia's onslaught and aggression. Clear that Putin will not make it clear Putin will not prevail in this war, and the people of Ukraine will prevail. हालांकि सुपर पावर अमेरिका को अंदाजा नहीं कि उसके हथियारों के जवाब में जो होगा वो पूरी दुनिया के लिए मुसीबत से कम नहीं। पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले किए तो तय माना जाएगा कि हमला पश्चिमी देशों और अमेरिका ने किया है। इस हमले के जवाब में रूस न्यूक्लियर धमाके करने से नहीं रुकेगा।